Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss important articles from the Hindu newspaper. So first article is related to Monetary Policy Committee. So first point regarding this article, the Reserve Bank of India has kept the repo rate unchanged at 5.25%. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई भी रेपो रेट में चेंजमेंट नहीं किया है, उसको एज इट रखा है 5.25% थ्रू अ यूनानिमस डिसीजन। जो डिसीजन था वो यूनानिमस था ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। सेकेंड, मॉनेटरी पॉलिसी रिफ़र करता है टू अ मेजर्स यूज बाय सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई टू रेगुलेट इंटरेस्ट रेट, लिक्विडिटी मतलब मनी सप्लाई, लिक्विडिटी, मनी सप्लाई एंड क्रेडिट इन द इकॉनमी। नेक्स्ट, इंडिया जो आरबीआई है वो कंडक्ट करती है मॉनेटरी पॉलिसी अंडर द प्रोविज़न ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। तो आरबीआई जो मॉनेटरी पॉलिसी को कंडक्ट करती है अकॉर्डिंग टू द प्रोविज़न ऑफ द आरबीआई एक्ट 1934। नेक्स्ट, जो 2016 अमेंडमेंट है टू द आरबीआई एक्ट, उसने इंट्रोड्यूस किए थे फॉर्मल फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क में। Under this framework, the inflation target is jointly determined by the Government of India and the RBI and is reviewed periodically। तो जो चेंजमेंट जो कुछ किए गए थे 2016 में अमेंडमेंट टू द आरबीआई एक्ट, जिसमें इंट्रोड्यूस किए गए थे कुछ फॉर्मल फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क में, उसके अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट जो है वो जॉइंटली डिटरमाइंड होगा, मतलब दोनों मतलब आरबीआई एज वेल गवर्नमेंट डिसाइड करेंगे, रिव्यू करेंगे पीरियोडिकली। नेक्स्ट, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो इस्टेब्लिश हुई थी अंडर सेक्शन 45ZB of the RBI Act 1934। Next point, the committee's primary responsibility is to determine the policy interest rate needed to maintain price stability while supporting economic growth। जो कमेटी का प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब जो मेन वर्क है वो डिटरमाइन करना पॉलिसी इंटरेस्ट रेट को अगर रिक्वायरमेंट है, और मेंटेन करना है प्राइस स्टेबिलिटी और सपोर्ट करना इकोनॉमिक ग्रोथ को। नेक्स्ट, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसने रिप्लेस कर दिया था अर्लियर सिस्टम को, जहां पर मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन लार्जली गाइडेड बाय द टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। नेक्स्ट पॉइंट, कंपोजिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। टोटल मेंबर 6 होते हैं। आरबीआई गवर्नर इसका चेयरपर्सन होते हैं। डिप्टी गवर्नर इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी होते हैं। 1 आरबीआई ऑफिशियल नॉमिनेटेड होते हैं बाय द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड के थ्रू। 3 एक्सटर्नल एक्सपर्ट होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनका टेन्योर कब तक होता है? एक्सटर्नल मेंबर होल्ड ऑफिस फॉर 4 ईयर। जो एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं आउट ऑफ आरबीआई वो होल्ड करते हैं फॉर 4 ईयर्स। मीटिंग एंड डिसीजन मेकिंग कैसे किया जाता है? जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है उसको मिलना चाहिए एटलीस्ट 4 टाइम एवरी ईयर, मतलब साल में 4 बार तो उसको मिलना ही चाहिए, मस्ट एटलीस्ट 4 टाइम्स। और मिनिमम 4 मेंबर्स इज़ रिक्वायर्ड फॉर कोरम। और कोरम को मेंटेन करने के लिए, मीटिंग में रहने के लिए मिनिमम लोग, अगर 4 लोग भी रिक्वायर्ड हों तो मीटिंग होती है। नेक्स्ट, जो गवर्नर और इन देयर एब्सेंस, अगर मान लो गवर्नर हैं, उनकी एब्सेंस में जो डिप्टी गवर्नर होगा मॉनेटरी पॉलिसी में वो उनको रिप्रेजेंट करेगा। डिसीजन आर टेकन थ्रू मेजॉरिटी वोटिंग। जो डिसीजन होता है वो लिया जाता है थ्रू मेजॉरिटी वोटिंग में। इन केस ऑफ टाई, मान लो अगर कोई केस है या कोई सिनेरियो वो टाई हो जाता है तो जो आरबीआई गवर्नर है उनके पास कास्टिंग वोट है। करंट रिलेवेंस क्या है? रेपो रेट अनचेंज इंडिकेट अ कॉशियस अप्रोच टूवर्ड बैलेंसिंग इन्फ्लेशन टूवर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो रेपो रेट को कोई भी उसमें चेंज नहीं किया है, उसको अनचेंज रखा है, तो वो इंडिकेट करता है एक कॉशियस अप्रोच टूवर्ड बैलेंस करना इन्फ्लेशन कंट्रोल को और इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड, जो मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन है वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है लोन ईएमआईज को, डिपॉजिट रेट्स को, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ को एंड ओवरऑल इकोनॉमिक डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी उसका डिसीजन इम्पॉर्टेंट होता है फॉर इन्फ्लेशन मैनेजमेंट और माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इन इंडिया। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू 100th रामसर साइट। सो फर्स्ट पॉइंट रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, इंडिया एडेड जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी इन बलिया उत्तर प्रदेश एज इट्स 100th रामसर साइट। तो इंडिया ने जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी को ऐड किया है इन रामसर साइट। तो टोटल अब इंडिया में 100 रामसर साइट्स हो गई, पहले 99 थी, अब ये भी ऐड हो गई है। तो ये जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी ये बलिया उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। ये जो डिक्लेरेशन आया है, अनाउंस हुआ है ऑन अ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, मतलब कल ऑन 5 जून। इसकी जो रिकॉग्निशन है वो हाईलाइट करती है इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्विंग वेटलैंड्स एंड प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी।
अबाउट जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ये लोकेटेड है बलिया डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश में। ओरिजिनली ये डेवलप हुई थी एज ए सुरा ताल इन 1991। ये स्प्रेड है, फैली हुई है क्रॉस अबाउट 343 हेक्टेयर्स। इसको रीनेम किया गया था जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी इन 2002। ये जानी जाती है फॉर रिच बर्ड डाइवर्सिटी एंड वेटलैंड इकोसिस्टम। सो नेक्स्ट, व्हाट इज़ वेटलैंड? तो वेटलैंड क्या होते हैं? वेटलैंड्स आर एरिया जहाँ पानी इज़ प्रेजेंट परमानेंटली और सीजनली, मतलब पानी परमानेंटली या सीजनली प्रेजेंट रहता है। ये इंक्लूड कर सकते हैं, इनमें क्या क्या आता है, कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी आती है? मार्सेस, स्वाम्स, लेक्स, फ्लड प्लेन्स, पीटलैंड्स एंड कोस्टल वेटलैंड्स। जो वेटलैंड्स है वो एक्ट करते हैं एज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट, रामसर कन्वेंशन। तो ये अडॉप्ट हुआ था इन 1971 में इन रामसर, ईरान। ये फोर्स में आया था इन 1975 में। ये फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रीटी है जो टोटल डेडिकेटेड है टू वेटलैंड्स। इंडिया इसका मेंबर बना था इन 1982 में। इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है रामसर कन्वेंशन के? ये कंजर्वेशन ऑफ वेटलैंड एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब इसका जो मेन फोकस है वो कंजर्व करता है वेटलैंड्स को एंड सस्टेनेबल एंड वाइज यूज़ ऑफ वेटलैंड्स, मतलब वेटलैंड का कैसे सस्टेनेबल एंड वाइज यूज़ किया जाए। नेक्स्ट, इंटरनेशनल कोऑपरेशन फॉर मैनेजिंग शेयर्ड वेटलैंड इकोसिस्टम। इम्पॉर्टेंस ऑफ रामसर डिजिग्नेशन, ये रिकॉग्नाइज करता है वेटलैंड्स ग्लोबल इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, मतलब ये वेटलैंड को रिकॉग्नाइज करता है, ये ग्लोबली इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है। इनकरेज करता है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट। प्रमोट करता है प्रोटेक्शन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ वेटलैंड्स। एमंग द मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन अर्थ, जो वेटलैंड्स होते हैं ये मोस्ट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम ऑन अर्थ होते हैं। ये सपोर्ट करते हैं लार्ज वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, प्रोवाइड करते हैं ब्रीडिंग, फीडिंग एंड नेस्टिंग हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ, हेल्प करते हैं मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स क्या हैं? रिड्यूस करता है फ्लड रिस्क बाय एब्जॉर्बिंग एक्सेस रेन वाटर, मतलब कि एक्सेस रेन वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, जो फ्लड है उसका रिस्क कम हो जाता है। ये एक्ट करते हैं एज अ नेचुरल बफर अगेंस्ट स्टॉर्म एंड कोस्टल हजार्ड्स। इम्प्रूव करते हैं वाटर क्वालिटी को बाय फिल्टरिंग पॉल्यूटेंट्स। फंक्शन करते हैं एक इम्पॉर्टेंट कार्बन सिंक, ये कार्बन को भी सिंक कर लेते हैं। स्टोरिंग कार्बन इन सॉइल एंड वेजिटेशन। इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है? सपोर्ट करते हैं फिशरीज़ एंड एग्रीकल्चर को, प्रोवाइड करते हैं फूड, वाटर एंड फॉडर रिसोर्सेज को, जनरेट करते हैं लाइवलीहुड थ्रू इको टूरिज्म एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। वेटलैंड्स इन इंडिया, कौन कौन सी वेटलैंड्स हैं जो इंडिया में हैं? इंडिया हैज़ नाउ 100 रामसर साइट्स। तो इंडिया की अब कितनी टोटल हो गई हैं? 100 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। कौन कौन सी? इंक्लूडिंग लेक्स, मार्शेस, मैंग्रोव इस्चुअरीज एंड हाई एल्टीट्यूड वेटलैंड्स। तमिलनाडु जो है उसके सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट अमंग इंडियन स्टेट्स। तो इंडिया में जितने भी टोटल स्टेट्स हैं उसमें तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हैं। इंडियाज़ 100 रामसर साइट प्रोटेक्टिंग द किडनीज ऑफ द अर्थ। 100 रामसर साइट जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ये लोकेटेड है बलिया उत्तर प्रदेश। दिस ऑक्सबो लेक इज़ क्रिटिकल, ये इम्पॉर्टेंट है विंटरिंग ग्राउंड फॉर बर्ड्स ऑन अ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। 6% स्मॉल फुटप्रिंट, मैसिव बायोडाइवर्सिटी इम्पैक्ट, वाइल्ड कवरिंग ओनली, मतलब जो वेटलैंड्स है ये ओनली कवर करते हैं 6% ऑफ अर्थ लैंड। वेटलैंड प्रोवाइड करते हैं हैबिटेट फॉर मैक्सिमम 40% ऑफ ऑल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। द किडनीज ऑफ द लैंडस्केप, इनको किडनीज ऑफ द लैंडस्केप भी बोला जाता है। ये एक्ट करते हैं एज अ नेचुरल स्पॉन्जेस, जो फिल्टर करते हैं पॉल्यूटेंट्स को, रिचार्ज करते हैं ग्राउंड वाटर एंड स्टोर करते हैं वास्ट अमाउंट ऑफ कार्बन। डिफेंडिंग कोस्टल लाइफ विद बायोशील्ड, मैंग्रोव एंड वेटलैंड्स प्रोटेक्ट करते हैं 60% ऑफ द ग्लोबल कोस्टल पॉपुलेशन बाय मिटिगेटिंग स्टॉर्म सर्ज एंड हरिकेन्स। तो जो मैंग्रोव्स होते हैं और वेटलैंड ये प्रोटेक्ट करते हैं 60% ऑफ ग्लोबल कोस्टल पॉपुलेशन को, जो मिटिगेट करते हैं स्टॉर्म सर्ज को, मतलब जो स्टॉर्म होता है उनको, उनका जो इम्पैक्ट होता है उसको मिटिगेट कर देते हैं, और हरिकेन्स। Wetlands provide $39 trillion annual benefits but are disappointing at a rate of
0.529% एवरी ईयर। जो वेटलैंड है वो हमको प्रोवाइड करते हैं, इंडिया को प्रोवाइड करते हैं $39 ट्रिलियन एनुअल बेनिफिट, बट आर डिसअपियरिंग आर रेट ऑफ 0.5 एवरी ईयर। मतलब ये अब डिसअपियर हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 0.529% एवरी ईयर। 400 मिलियन हेक्टेयर लॉस सिंस 1970। तो रामसर साइट कब आया था? रामसर कन्वेंशन आया था 1971 में। अब क्या सिचुएशन है? ड्रिवन बाय अर्बनाइजेशन एंड पॉल्यूशन, वी आर लूजिंग दीज क्रिटिकल हैबिटेट फास्टर दैन फॉरेस्ट। तो जो लगातार अर्बनाइजेशन हो रहा है और पॉल्यूशन, तो हम लूज़ कर रहे हैं ये इम्पॉर्टेंट हैबिटेट को फास्टर दैन फॉरेस्ट।